तो अभी हमें करना है, टॉपिक है कैलोरीमेट्री, जिसका पिछला छोटा भी हुआ है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो मतलब वो ये मत सोचो कि पीछे का कुछ छोटा हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहा होगा, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से कॉन्सेंट्रेट करो। टॉपिक का नाम होता है कैलोरीमेट्री, ठीक है जी। ये कैलोरीमेट्री बेसिकली टॉपिक किस चीज़ का है, एक हॉट और कोल्ड को मिलाने से टेम्परेचर क्या आएगा, उस तरह का सिस्टम। समझ में आ गए? जैसे गर्म पानी में मान लो हमने आइस डाल दी तो रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या आएगा, आगे बात समझ में। तो इस तरह का मिक्सचर टॉप मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर्स होता है बेसिकली है, ठीक है। तो इसमें जो टर्म सबसे पहले यूज़ होती है, एक तो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी को पता है क्या होती है? स्मॉल एस या स्मॉल सी से डिनोट कर देते हैं, कुछ बुक्स इसको एस से भी कर देती हैं, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देख लेना, वो तो जो भी तुम्हें स्कूल में कराएं वो एक अलग बात है। मैं सी यूज़ कर रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, लिख लो। अब यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree. Amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius. कुछ समझ में आया? किसी भी 1 डिग्री सेल्सियस ले लो, या यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर कर देते हैं इसको अदरवाइज, ठीक है ना। मान लो सपोज हमने 1 kg वाटर लिया, ठीक है ना। अब 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, कुछ समझ में आया? ठीक है ना। तो वो उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वो तुम कोई और चीज़ ले लो, एक पीस ऑफ आयरन, तो 1 kg पीस ऑफ आयरन को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, है ना। इस तरह से अलग अलग चीज़ों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज अलग होती हैं, ठीक है। सबकी जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर एवरी 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, सबकी हीट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ठीक है ना। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो वाटर इज़ वन ऑफ द सब्सटेंस जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें और किसी की याद नहीं करनी होती, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को हम याद रख सकते हैं। वो भी हालांकि गिवन होती है मोस्ट लाइकली, बट फिर भी हम याद रख सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बिल्कुल प्रिसाइज देखें तो 4186 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, या इसको नियरली 4200 भी कह देते हैं, जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन भी कह सकते हो उसको, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर आता है। चेंज ऑफ टेम्परेचर में सेल्सियस और केल्विन से फर्क नहीं पड़ता। 10 डिग्री से सेल्सियस ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर या 10 केल्विन चेंज ऑफ टेम्परेचर सेम ही होता है, ठीक है। और अदरवाइज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये पर ग्राम में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, अगर तुम मास ग्राम में लोगे तो स्पेसिफिक कैपेसिटी भी ग्राम में लोगे, जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए इतनी हीट देनी पड़ती है, ठीक है। या 1 kg को 1 डिग्री राइज करने के लिए इतनी, और बिल्कुल प्रिसाइज बात करें तो जो गिवन होती है वो लेनी होती है। नहीं गिवन तो कोई भी ले सकते, फिर तो यही लेंगे 4200 हम। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। ये मैं डिफरेंट यूनिट्स में बता रहा हूँ, क्योंकि 1 कैलोरी जो होती है वो 4.2 जूल होती है, तो 4200 जूल का मतलब 1000 कैलोरी होता है, ठीक है। 1000 कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर नहीं सॉरी आयरन, अगर हम आयरन की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन नियरली
540 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 1 kg आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए तुम्हें सिर्फ 540 जूल एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि उसी के कंपैरिजन में 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना हो तो 4200 जूल देनी पड़ती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जितनी देर में आयरन वाटर 1 डिग्री राइज होगा, आयरन तो 8 डिग्री राइज हो जाएगा इतनी देर में, उतनी हीट लेके। तो अरे बात समझे, मतलब आयरन बहुत जल्दी गर्म होगा इस हिसाब से देखा जाए तो, वाटर इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। वाटर की स्पेसिफिक हीट अमंग द हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो इस पर एक नोट लिख सकते हो तुम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई, specific heat capacity of water is very high, that is why it is used, that is why it is used as a, कोई वर्ड फिल करना चाहेगा यहाँ पर, it is used as a, तो इसका एग्जाम्पल ये होता है, अभी देखो कोई भी चीज़ गर्म होती है, उसे ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे आसान काम क्या होता है? पानी में डाल दो, है ना। एक चीज़ गर्म लग रही है, पानी डाल दो उसके ऊपर, या उसको उठा के पानी में डाल दो। यही करते कि नहीं करते? पानी में ही क्यों डाल दो, किसी और चीज़ में क्यों ना डाल दो? एक तो वाटर चलो सबसे इजीली अवेलेबल है, ये एक रीज़न है। दूसरा, वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत हाई है। इसका मतलब उस चीज़ को वाटर कंसिडरेबली ठंडा कर देगा विदाउट मच राइज ऑफ इट्स ओन टेम्परेचर। मतलब उसमें से बहुत ज़्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, तब जाके ये तो हल्का सा गर्म होगा, वो जबकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। मतलब अगर यही मान लो ना, आयरन को अगर इसमें डाल दें, तो जहाँ आयरन 8 डिग्री सेल्सियस डाउन होएगा, वाटर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस अप होएगा सेम अमाउंट में, है ना। तो इसका मतलब वाटर इज़ अ वेरी गुड कूलेंट, किसी भी गर्म चीज़ को ठंडा करने का काम आता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है वाई वाटर इज़ अ वेरी गुड कूलेंट, उसका आंसर है बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई। ठीक है ना। तो मतलब पूरा, चलो खैर पूरा क्या लिखना, रीज़न ये है कि इट कैन एब्जॉर्ब कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी विदाउट मच राइज ऑफ इट्स ओन टेम्परेचर। पूरा लिख लो चलो, इट कैन एब्जॉर्ब मतलब वाटर कैन एब्जॉर्ब अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी with a little rise in its own temperature, और much rise या without much rise कह लो, या little rise, it can absorb a considerable amount of energy with little rise of temperature। ठीक है ना। जो गीजर होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तभी पानी गर्म होता है। गीज़र मतलब ये जो बिजली वाले गीज़र होते हैं, मतलब क्या इसका? उसको तो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म होता है, बल्कि हमें एक अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ती है पानी को गर्म करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि हम वाटर के अलावा किसी और चीज़ से नहाना पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए वाटर को ही गर्म करना पड़ता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई और। अदरवाइज वाटर को हमें अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ती है गर्म करने के लिए। ठीक है ना। उसकी जगह अगर तुम वाटर की जगह कोई और चीज़ में भी थोड़ी कम स्पेसिफिक कैपेसिटी वाली चीज़ यूज़ करोगे तो वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगी, वाटर इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। ठीक है ना। और कुछ पता लग गया? कूलेंट वाली बात समझ में आ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वर्ड समझ में आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। कोई कुछ बोल रहा था क्या? पता था वो बेटे? फॉर्मूला पता था? अच्छा, मुझे लगा बोल रही थी फॉर्मूला ये। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है हीट एनर्जी, मतलब कितनी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ती है या विड्रॉ होती है, जो भी करो। ये मास ऑफ द बॉडी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये चेंज ऑफ टेम्परेचर है। यानी जब भी तुम किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हो तो यू हैव टू गिव हीट। गर्म करोगे तो हीट देनी पड़ेगी, ठंडा करने का मतलब हीट को विड्रॉ करोगे। पता है बात तुम्हें? किसी चीज़ को ठंडा करने का मतलब हीट इज बीइंग विड्रॉन फ्रॉम इट। हीट करने का मतलब होता है हीट इज गिवन टू इट, और कूल करने का मतलब होता है हीट इज बीइंग विड्रॉन फ्रॉम इट। तो चाहे हीट गिवन कह लो चाहे हीट विड्रॉन कह लो,
तो अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व गिवन है या विड्रॉन है जो भी है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जस्टर गए समझ में आ गई बात। तो ये जो हमने बात की इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। एक बेकार सी डेफिनेशन वैसे सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक बेकार सी डेफिनेशन हीट कैपेसिटी भी होती है, बस पता होना चाहिए इसलिए लिख रहे हैं, कोई खास काम नहीं आती। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, पूरा लिख लो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, क्योंकि ये किसी बॉडी के लिए डिफाइन होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस के लिए डिफाइन होती है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, या द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सीधा यहीं से स्टार्ट कर लो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी by 1 degree Celsius, to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius। तो इसमें और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 degree Celsius, वो था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius। तो उसमें तुमने यूनिट मास बोला था, पर केजी या पर ग्राम, ये पूरी बॉडी के लिए डिफाइन होती है। ठीक है ना। तो किसी भी गिवन बॉडी के लिए उस चीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, आगे बात समझ में, वो फिर उस बॉडी की हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। हीट कैपेसिटी ऐसे ये नोट कर लेते हैं। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कह सकते हो तुम इसको। भाई कोई बॉडी अगर 2 kg की है ना, तो उसके 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने के लिए मास इंटू स्पेसिफिक हीट के बराबरी तो हीट देनी पड़ेगी। 1 kg को स्पेसिफिक हीट देनी पड़ती है, तो 2 kg को कितनी देनी पड़ेगी? अगर उस बॉडी का मास 2 kg है, 5 kg है, तो 5 इंटू स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी। नहीं समझ में आई बात? कुछ खास नहीं है, बस लिख लो, कोई काम खास नहीं आती है। ठीक है, आगे चलें। इसमें हमने लिखा था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, यूनिट मास। उसमें मैंने यूनिट मास वर्ड यूज़ नहीं किया। पहला डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास, जैसे 1 kg वाटर का टेम्परेचर, 1 kg आयरन का टेम्परेचर राइज करना है, 1 kg कॉपर का टेम्परेचर राइज करना है। ठीक है, कॉपर की स्पेसिफिक हीट 370 जूल होती है सिर्फ पर kg डिग्री सेल्सियस, और भी कम, आयरन से भी कम। तो कॉपर बड़ी जल्दी गर्म होता है, इसलिए कॉपर का क्या करते हैं हम, वायर गर्म होने की वजह से नहीं बनाते, वायर गर्म थोड़ी करनी होती है हमें। कॉपर का क्या बनाते हैं, यूटेंसिल्स। कॉपर के यूटेंसिल्स थोड़े महंगे होते हैं, हायर साइड पे होते हैं, लेकिन कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है ना। एंड साथ साथ ही इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कम होती है, तो बड़ी जल्दी गर्म होता है किसी भी चीज़ से। ठीक है ना। मैं कुछ बोल रहा था, हाँ, मैं इसको बता रहा था, यूनिट मास के लिए स्पेसिफिक हीट होती है और पूरी बॉडी के लिए हीट कैपेसिटी है। अब पूरी बॉडी, मान लो 5 किलो आयरन का पीस, वो तो बॉडी है ना, 1 किलो आयरन को इतनी हीट देनी पड़ती है, वो तो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। अब इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए हीट कैपेसिटी, अब ये तो 5 किलो आयरन का है, कितनी हीट देनी पड़ेगी? हम कहेंगे जितनी 1 किलो को देनी पड़ती है उसका 5 टाइम्स देनी पड़ेगी, है ना। इसलिए हमने बोला मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट, वो बॉडी की हीट कैपेसिटी होती है। तो ये कोई अच्छी बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग अलग हो जाएगी। जबकि ये क्या है, ये मटेरियल के लिए कांस्टेंट है कि आयरन के लिए इतनी होती है, तो अब आयरन की कोई भी चीज़ है स्पेसिफिक कैपेसिटी तो उतनी है। तो ये बेटर है ना, हर आयरन की चीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। वो तो आयरन की बनी हुई 10 चीज़ों के लिए सबकी हीट कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगी, है ना। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझ में आनी चाहिए, ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लें या पहले एक और कॉन्सेप्ट कर लें? मेरा ख्याल है एक और कॉन्सेप्ट ही कर लें। चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड होना, मेल्टिंग जिसे कह देते हैं, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, जिसे वेपराइजेशन कह सकते हो तुम, है ना। सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, तो ये एक स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन। ऐसे ही लिक्विड से गैसेस का कन्वर्जन,
इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना। तो क्या तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ पता है? आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हैं? जोर से बोलो। क्या 25? 25 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होती है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। भाई कहाँ की कहानियां करते हो तुम? आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं होती, या आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे तो फ्रीज होती है। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट। यही तो बोलते हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, मुझे बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होती है कि वाटर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर जहां पे वाटर फ्रीजेस टू आइस या आइस मेल्ट्स टू वाटर, है ना? तो लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में पर्टिकुलरली आइस होती है कि वाटर होता है? आइस कौन बोल रहा है और वाटर कौन बोल रहा है? Latent heat. It is the amount of heat required to change the state of unit mass of a substance. To change is the amount of heat required to change the state of a substance, to change the state of a substance without raising its temperature, without raising its temperature। ठीक है ना, बिना टेम्परेचर को रेज किए सिर्फ ये हीट का काम क्या होता है? स्टेट चेंज करना। हाँ, पर यूनिट मास है ना, मैंने भूल गया क्या मैं बोलना? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। अगर नहीं लिखा तो उसको पर यूनिट मास कर लो बीच में। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज द स्टेट विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कोई तुमसे पूछे, मान लो सपोज, अब मैं क्या एग्जांपल लूँ तुम लोगों के सामने, तुम बोलोगे क्या एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना? मान लो सपोज कोई चीज़ है, अ ड्रिंक, जिसको हमें ठंडा करना है, तो तुम उसमें ठंडा पानी डालोगे या आइस डालोगे? आइस क्यों डालोगे? आइस ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर कौन ज़्यादा अच्छा ठंडा करता है? नहीं, वो एक अलग बात है। तो जब थोड़े कोल्ड ड्रिंक की बात करो तो तुम कह रहे हो, तुम क्या सोचोगे क्या है? तो यहाँ पे हार्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा यूज़ होती है बात, कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा। ठीक है ना, लेकिन एनीवेज ठंडा ज़्यादा कौन करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन ये है, बीन तो हमारा क्वेश्चन पे आ जाए, आइस ज़्यादा ठंडा करेगी या वाटर ज़्यादा ठंडा करेगा? तो आंसर है आइस ज़्यादा ठंडा करेगी। उसका रीज़न क्या है? आइस पहले मेल्ट होएगी, है ना? तो आइस विल एब्जॉर्ब अ गुड अमाउंट ऑफ हीट फॉर मेल्टिंग ऑल्सो। पहले तो आइस 0 से 0 पे जो मेल्ट होगी ना, वहीं पे ही वो ठंडा कर देगी उसको, क्योंकि उसको हीट चाहिए, आइस को हीट चाहिए। तो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी? सिस्टम में से, जिसमें भी डाला तुमने, उसको ठंडा करेगी। तो पहले तो आइस 0 से 0 में ही ठंडा करेगी, और उसके बाद वाटर जो ठंडा करेगा वो अलग है। जबकि वाटर के केस में सिर्फ वाटर ही ठंडा करेगा। ये जो हिडन वाली लेटेंट हीट है वो वाटर के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? आइस फर्स्ट एब्जॉर्ब्स अ गुड अमाउंट ऑफ हीट एज अ लेटेंट हीट टू मेल्ट, यानी ये अच्छा खासा तो तभी ठंडा कर देगी 0 से 0 के कन्वर्जन में ही अच्छा खासा चीज़ को ठंडा कर देगी, और बाकी जो वाटर बनेगा वो भी ठंडा करेगा उसके बाद, है ना? तो इसका मतलब आइस इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? क्यों? बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट ना छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, ये एक्चुअली बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट होती है, अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या थी? 4200 जूल, ठीक है ना, पर केजी डिग्री सेल्सियस। यानी कि
वाटर के टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज के लिए सिर्फ 4200 जूल चाहिए होते हैं। इसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करें तो 1000 कैलोरी, इससे ज़्यादा अच्छा वो समझ में आएगा। 1000 कैलोरी चाहिए पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए, जबकि सिर्फ 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए 80,000 जूल्स की कैलोरी कंज्यूम हो जाएंगी। 1 kg आइस, ये इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80,000 कैलोरी है, उसकी 80 टाइम्स। यानी जितना टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर फॉल में हीट इन्वॉल्व होती है उसकी 80 टाइम्स सिर्फ स्टेट चेंज में इन्वॉल्व होती है। यानी आइस एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगी बिफोर इट मेल्ट्स। यानी ये छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, हिडन हीट जो होती है ये अच्छा खासा अमाउंट होती है, ठीक है ना। तो आइस इज मच कोल्डर ऐसे अगर देखा जाए तो देन वाटर, या आइस इज अ बेटर थिंग टू कोल्ड द थिंग्स, है ना। और ऐसे ही स्टीम, जब बॉइलिंग वाटर से स्टीम बनती है तो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो विच इज मोर हॉटर, विच कॉजेज सिवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? क्योंकि स्टीम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक बहुत सारा अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके वो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुई है, ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम कॉजेज मच मोर सिवियर बर्न यू कैन से, ठीक है। लेटेंट हीट, हमने डेफिनेशन लेटेंट हीट की लिखी है। तो लेटेंट हीट की 2 टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो फ्यूजन जो है ना मेल्टिंग को कहते हैं। तो आइस वाला केस ये मेल्टिंग वाला केस होता है, तो यानी सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन या लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्जन, बोथ वेज, ठीक है ना। तो सॉलिड टू लिक्विड के केस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड से गैसियस स्टेट के कन्वर्जन को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ, तुम्हें याद नहीं रखना होता, गिवन होती हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। स्कूलों में ना तुम्हें इतनी डिटेल वैसे कराई नहीं जाएगी, बट मैं सारे ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो अपने आप देख लेना स्कूल में कितना एम्फेसाइज करने की जरूरत है इन चीज़ों पे, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2 तरह की होती है। जब आइस की मेल्टिंग या वाटर की फ्रीजिंग की बात होगी तो फ्यूजन यूज होएगा, और जब आइस से वेपर्स के कन्वर्जन की बात होगी तो उसमें वेपराइजेशन यूज होएगा, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल पर केजी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का चेंज तो होता नहीं है, ये तो जूल पर केजी होती है बस। वो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होती है, क्योंकि वहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, इसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व ही नहीं होता लेटेंट हीट के टाइम पे, ठीक है या नहीं है। फॉर्मूला Q इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। जैसे टेम्परेचर राइज के टाइम पे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T यूज होता है ना, क्योंकि वहाँ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज इन्वॉल्व नहीं है, तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, ठीक है ना, इज मास इंटू लेटेंट हीट। ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। क्लियर कर दो इसको, क्लियर कर दो इसको। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये बहुत सिंपल सी बात कहता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट या हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस टू सराउंडिंग्स। अगर कोई लॉस ना माना जाए तो एक चीज़ हीट लूज करेगी, दूसरी चीज़ हीट गेन करेगी, तो जितनी हीट लूज होगी उतनी वो गेन करेगा। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, सीधी सी बात कर रहा है तो, ठीक है ना। प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस टू सराउंडिंग्स। बात समझ आ गई। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। टॉपिक का नाम भी कैलोरीमेट्री था, जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट, ये 2-3 चीज़ें पहले इनिशियली आई हमारी, ठीक है ना।
बोलो। क्वेश्चन, a 2 kg iron block at 90 degrees Celsius is put in 5 kg of water at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो गर्म करके आयरन के पीस को, 2 kg आयरन पीस को 90 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके तुमने 5 किलो पानी में डाल दिया। ठीक है, तो अज्यूमिंग जब कुछ नहीं करता तो अज्यूमिंग नो लॉस तो ले लेंगे हम। तो फाइंड द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। होगा क्या इससे? इससे होगा क्या भाई? तुमने गर्म करके आयरन के पीस को पानी में डाल दिया, क्या होगा? आयरन पीस ठंडा हो जाएगा, पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा और एक टेम्परेचर पे दोनों आ जाएंगे। यही होगा ना, दोनों मिलके एक टेम्परेचर पे आ जाएंगे। फिर हमेशा मिक्स करने के बाद जो भी चीज़ें तुमने एक दूसरे के अंदर डाल दी, फिर तो एक कॉमन टेम्परेचर पे आएंगे। वो टेम्परेचर किस रेंज में रहेगा? 90 से 20 के बीच में रहेगा कहीं पे। पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा भाई, 20 से मान लो पानी 40 आ गया, वो 90 से 20 आ गया या 40 आ गया, जो भी है कि नहीं? एक चीज़ ठंडी होगी, दूसरा गर्म होगा, तो टेम्परेचर तो इसकी रेंज में ही रहेगा। या ऐसा हो जाएगा कि 10 से कम हो जाए? ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट टेम्परेचर। हमें सिस्टम का रिजल्टेंट टेम्परेचर बताना है, जबकि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन दे रखी है 540 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये तो लाइन में लिखी रहने देता हूँ। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। क्या कोई ट्राई कर रहे हो? तो तुम क्या कहोगे? हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे। हीट लूज कौन कर रहा है? हॉट कौन है? आयरन। तो इसका मतलब आयरन इधर आना चाहिए और गेन कौन करेगा? वाटर। तो वाटर इधर आना चाहिए। ये समझ में आती है बात? तो हीट लॉस फॉर्मूला हमारा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, तो मास ऑफ आयरन इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन MC डेल्टा T। डेल्टा T कितना होगा? यहां पे बोलोगे लेट T इज द रिजल्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना। मान लो T इसका रिजल्टेंट समवेयर इन बिटवीन आएगा, हमें क्या पता? वही तो पूछा उसने, कितना आएगा टेम्परेचर। ठीक है ना, वो नीचे आ गया, ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो रिजल्टेंट क्या है? तो मान लो उसको T है, तो लेट T इज द रिजल्टेंट टेम्परेचर। स्टार्ट यहां से करो। T इज द रिजल्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब आयरन को तो 90 से T पे आना पड़ेगा फॉल करके, है ना। तो उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ 90 माइनस T। MC डेल्टा T। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भैया, समझ में आया कि नहीं आया? सोच ले। इस साइड क्या आएगा? मास वाटर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और वाटर के लिए चेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा T-20। क्योंकि तुम्हें यह चीज ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव नहीं आना चाहिए इस एक्सप्रेशन में। तो ऑब्वियसली 20 वाली जो चीज है, जो लोअर टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर थोड़ा राइज ही होगा ना। हाँ, तो 50 माइनस 20 बोलो उसको, उसको बोलो 90 माइनस 50, इसको बोलो 50 माइनस 20। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको 20 माइनस T नहीं करना। जो लोअर टेम्परेचर है वो फिर उसका चेंज T माइनस 20 आएगा। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है ना। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी MC डेल्टा T इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ध्यान रखने वाली चीज़ सिर्फ ये T वाली थी कि तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा ना। 90 माइनस T और T माइनस 20 क्यों बोला उसको हमने? ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ इक्वेशन में नेगेटिव नहीं लेनी वैल्यू। चेंज को दिखाना है तो चेंज को सिर्फ पॉजिटिव की तरह दिखाना है। नहीं समझ में आ रही बात? क्वेश्चन, अच्छा पहले ग्राफ लिख लो।
आइस टू वेपर्स कन्वर्जन का ग्राफ, ठीक है ना, आइस टू वेपर कन्वर्जन का ग्राफ। तो मान लो ये, इसे अब हम क्वेश्चन की तरह भी लेंगे अभी थोड़ी देर में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही लेंगे। मान लो सपोज हमारे पास आइस है, आइस एट -2 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और इस एक्सिस पे हीट है, एनर्जी, हीट जो दे रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास आइस है -2 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने इसको हीट देनी शुरू करी, तो क्या होगा पहला काम, सबसे पहला काम क्या होगा, -2 से हीट करके आइस आएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, -2 से आइस आएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये है क्या, आइस। टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो तो ग्राफ पे दिखा दो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये आइस। अब अगला काम क्या होगा, अब आइस पहले मेल्ट होगी, जिससे आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, और इस टाइम एक हिडन हीट इन्वॉल्व होगी, यानी कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे भी कंज्यूम होगी, जो इसको सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बनाएगी, ठीक है ना, ठीक है। ये लेटेंट हीट है, ये वाला पोर्शन लेटेंट हीट का पोर्शन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा मास इनटू लेटेंट हीट, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा टी, जहाँ चेंज इन टेम्परेचर इन्वॉल्व है वहाँ mc डेल्टा टी लगता है, जहाँ चेंज ऑफ स्टेट इन्वॉल्व है वहाँ मास इनटू लेटेंट हीट लगता है। कौन सी वाली लेटेंट हीट, फ्यूजन वाली, मेल्टिंग वाली, फ्यूजन को भी फ्यूजन भी बोलते हैं उसको। कुछ समझ में आया, यानी तुम्हें पहले हीट देनी पड़ेगी -2 से 0 पे लाने के लिए आइस को, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व है, फॉर्मूला mc डेल्टा टी लगेगा, ठीक है। फिर आइस 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होगी, जिसको हम बोलेंगे जस्ट एक स्टेट ऑफ चेंज है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट है विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस टाइम जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं मास इनटू लेटेंट हीट, ठीक है, और इस टाइम कोई चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं है। इसके बाद ये ग्राफ, मतलब इसके बाद अभी वाटर आ गया, अभी भी अगर तुम हीट दोगे तो क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाएगा, अब आगे तो टेम्परेचर राइज होएगा, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज होता रहेगा, चेंज ऑफ स्टेट इन्वॉल्व है, मतलब आई मीन टेम्परेचर का राइज इन्वॉल्व है। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे अगर मुझे कोई चेंज चाहिए तो mc डेल्टा टी लगेगा, है ना। इसके बाद फिर ये बन गया बॉइलिंग वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस से बनेगा बॉइलिंग वाटर, ठीक है। इस बॉइलिंग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लगेगी मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी और स्टीम का टेम्परेचर फिर इसके बाद राइज होगा। इसके बाद भी अगर तुम सिस्टम को हीट देते रहोगे तो स्टीम का टेम्परेचर राइज होगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पर, 2 kg आइस एट -2 डिग्री सेल्सियस इज पुट इन अ बकेट हैविंग 30 kg वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस, फाइंड रिजल्टेंट टेम्परेचर। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस गिवन है 500 कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है 80,000 कैलोरी पर kg। कौन करेगा ट्राई, या कौन बताएगा? डायग्राम मैंने तुम्हारे सामने बना रखी है तो तुम बता सकते हो अब इसको देख के, सब कुछ तुम्हारे सामने है। सबसे पहला काम क्या होगा, स्टेप नंबर 1 आइस -2 से 0 आएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आइस 0 से 0 पे मेल्ट होएगी, और स्टेप नंबर 3 फिर इस आइस का टेम्परेचर राइज होगा। तो लेट द रिजल्टेंट टेम्परेचर इज T। स्टार्ट यहाँ से करें, क्योंकि ये आइस जो राइज होगी वो T डिग्री तक ही तो राइज होगी, वाटर थोड़ा वाटर ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तो रिजल्टेंट T मान लें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसको क्लियर ही कर दूं एक बार। तो लेट द रिजल्टेंट टेम्परेचर इज T, और अब हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे, जो क्या कहती है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। लॉस कौन कर रहा है? हीट, हॉट वाटर, मतलब वाटर जो बकेट के अंदर है वो हीट लूज करेगा और गेन करेगी आइस। तो पहले लॉस्ट वाली साइड की इक्वेशन लिख लें। लॉस्ट वाली साइड में वाटर का टेम्परेचर 70 से कुछ डाउन होएगा, तो वाटर के लिए तो स्टेट चेंज भी इन्वॉल्व नहीं है, वाटर की तो सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी, वाटर की इक्वेशन mc डेल्टा टी,
डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 70 से इसका टेम्परेचर कहीं टी पे आ जाएगा अभी जो भी रिजल्टेंट है। मान लो रिजल्टेंट 20 है तो 70 से फॉल होकर 20 पे आ जाएगा इसका टेम्परेचर, है ना। तो वाटर वाली साइड तो बिल्कुल सिंपल है, वाटर का टेम्परेचर 70 से उठ के टी पे आ जाना है, तो एम सी डेल्टा टी लग गया भाई, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व है। ये तो हो गया हीट लॉस, समझ आ रहा है। हीट गेन कौन करेगा, आइस करेगी, लेकिन आइस का हीट गेन स्टेप्स में आएगा, क्योंकि आइस पहले -2 से 0 पे आएगी, फिर 0 से 0 पे, और फिर उसके बाद चेंज। ओ सॉरी, थैंक यू, हमने ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी में लिया है, तो कैलोरी ले लो, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इज इक्वल टू, अब ये आइस वाली साइड ले लें। सबसे पहले आइस का टेम्परेचर -2 से 0 पे आएगा, क्या लगेगा भाई, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व है, mc डेल्टा टी। आइस कितनी है, 2 kg, आइस 2 kg है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 500, क्योंकि इस टाइम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस लगेगी, और चेंज ऑफ टेम्परेचर 2 ही आ जाएगा, 2 - 0 या 0 - 2, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। -2 से 0 आने में चेंज कितना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना होता है ना यहाँ पे, तो -2 से 0 का मतलब 2 डिग्री का तो चेंज हुआ, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर 2। अगला स्टेप, अरे अगला स्टेप 0 से 0 यानी मास इंटू लेटेंट हीट, 0 से 0 में लगती है मास इंटू लेटेंट हीट। अब यहाँ पे लगेगी मास इंटू लेटेंट हीट, अब ये कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर, और अब इस वाटर का टेम्परेचर T डिग्री तक राइज होएगा, मान लो 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी है, तो मास, अब यहाँ पे वाटर बन चुका है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, बिकॉज नाउ द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, मेल्ट होने के बाद, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट और चेंज ऑफ टेम्परेचर T - 0, 0 से T तक जाना है ना टेम्परेचर को। आइस मेल्ट हुई, वाटर बना, 0 डिग्री पे वाटर बना, अब इसका टेम्परेचर थोड़ा राइज हो जाएगा। ये 3 स्टेप्स में नहीं होना चाहिए आइस का चेंज। आइस के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो इस तरह से 3 स्टेप्स में हुई है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से समझो, ठीक है ना। और कर लो इसको कैलकुलेट, ठीक आ जाएगा। मैं ही कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, कैलकुलेट इसको, या तुम करोगे। 1000 काट दूँ सारे, ये वाला 1000, 3 0 इसके, और ये 500 इंटू 2000, है ना, और यहाँ भी 1000, ये कट गया, बाकी बचाओ कैलकुलेट कर लो। 7 3 21, 2100 - 30T इज इक्वल टू 2 + 160 + 2T, ये आ गया, सिंपल है कैलकुलेशन बड़ी। ये 30 इधर ले आओ तो इधर हो जाएगा 32T, इधर का ये 162 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 2100 - 162, तो क्या आ जाएगा, जो भी आ जाएगा मतलब T आ जाएगा। इससे कर लोगे कैलकुलेट, मैं ही कर देता हूँ, लो। आइला ये आएगा 2100 - 162 डिवाइड बाय 32, 60.56 आ गया, तो 60.6 कह लो, चाहे 60.56 कह लो, जो भी तुम टेम्परेचर कहोगे, तो T इज इक्वल टू 60.56 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ गया। तो कंटेनर का टेम्परेचर जो है ना, बिल्कुल वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर तुमने वाटर 70 पे लिया है तो ऑब्वियसली वाटर को ही लोगे ना कंटेनर में, तो कंटेनर भी मान के चलोगे 70 पे, ठीक है। अगर वाटर 70 से 60 पे आ गया तो कंटेनर भी 70 से 60 पे आएगा, यानी कंटेनर बिल्कुल वाटर के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कंटेनर को तुम हमेशा वाटर वाली साइड पे ऐड करोगे। कंटेनर को अगर मुझे ऐड करना पड़ेगा तो उसको वाटर की साइड पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं कंटेनर को ऐड करूं, कि मतलब क्वेश्चन में कंटेनर से रिलेटेड बात की गई हो, बात समझ आई नहीं आई, तो अगर कंटेनर से रिलेटेड बात की जाएगी तो फिर वो वाटर वाली साइड ही इस तरह से कंसीडर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या लग रहा है, अगर कंटेनर दे दिया तो हम फंस जाएंगे, मुसीबत हो गई, ये क्या करें, या आ गया समझ में कैसे करेंगे, है ना। इतना मुश्किल तो वैसे नहीं है, ठीक है। या लग रहा है प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कंटेनर दे दिया तो उन्होंने, हो जाएगी ना, क्योंकि जब प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन आएगा ना एक्चुअली, तब तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी कंटेनर आने से।
स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर भी, वो जब कंटेनर की बात करेगा तो उसे देनी पड़ेगी डिटेल कंटेनर की, हम कैसे अपनी तरफ से ले लें। बात समझ आ रही? कंटेनर जिस मटेरियल का है तो हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट होती है ना। जैसे वो प्लास्टिक है तो सर वो डिपेंड, जैसे पानी आधा भरा है तो ऊपर का तो गर्म है जाता है, नीचे का ठंडा। ऐसे नहीं ना कर सकते हम क्या। सर जैसे नॉर्मली ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, ये कैलोरी मीटर में होते हैं, और कैलोरी मीटर कॉपर का बना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक तो प्लास्टिक वाली बात नहीं आएगी, दूसरी बात कवर होता है पूरा, तभी तो लॉस टू सराउंडिंग को प्रिवेंट करोगे। हम ये भी करते हैं ना। तो यहाँ पे भी मैं जरा सा बताऊंगा कैलोरी मीटर के बारे में भी। नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एक कैलोरी मीटर में होते हैं। कैलोरी मीटर इज अ डिवाइस टू कैरी आउट दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे तुम दो चीज़ों को मिक्स करके रिजल्टेंट टेम्परेचर निकालते हो। बात समझ नहीं आई? ठीक है ना। तो जनरली कॉपर का होता है, तो इसका मतलब वो मुझे कॉपर का मास कैलोरी मीटर का और कॉपर की स्पेसिफिक कैपेसिटी बताएगा, तभी तो मैं उसको इंक्लूड करूँगा। अरे बात समझ में कि नहीं आई? है ना। अब होता क्या है यहाँ पे, एक इंफॉर्मेशन और बस मुझे देनी है, हाँ नोट कर लो इसको। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ वाटर, water equivalent to container is the amount of water which will absorb same amount of heat for same rise of temperature as is absorbed by the container. Same amount of heat for same rise of temperature as is absorbed by the container. यानी कंटेनर जितनी हीट एब्जॉर्ब करके जितना राइज ऑफ टेम्परेचर करता है, वो कह रहा है उसकी जगह इतना पानी ले लो, ये भी उतनी हीट एब्जॉर्ब करके उतना ही राइज ऑफ टेम्परेचर शो करेगा एज दैट ऑफ कंटेनर। मैंने क्या लिखा लास्ट वाला वर्ड क्या था? एज दैट ऑफ कंटेनर ही था, कुछ और था? एज इज एब्जॉर्ब्ड बाय कंटेनर, एज इज एब्जॉर्ब्ड बाय कंटेनर।